नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अपनी पुरानी क्लास में देखा था, पुरानी कक्षा में देखा था कि हमने मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि बना ली थी। मौर्य साम्राज्य की भूमिका बनाने के बाद हमने उसमें जो उसके साहित्यिक स्रोत है, विदेशी विवरण मिलता है, हमें उसके बारे में जानकारी ले ली थी। और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं हमें, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। और एक मोटा मोटा हिसाब बना लिया था हमने कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें आगे। तो इसमें हमने जो जिन विभागों में बांटा था, जिन बारे में लिखा था अपन ने, तो पहला साहित्यिक स्रोत थे, जो स्रोत थे वो कंप्लीट हो चुके थे। और दूसरा जो था प्रमुख शासक, अब हम उस पॉइंट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त के बारे में हम बेसिक सी जानकारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम पढ़ चुके हैं। नंद वंश का अंत हुआ तब हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद स्रोतों से पहले हमने चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब हम बेसिक सी जानकारी जो आवश्यकता रहती है चंद्रगुप्त में पढ़ने की, उसको लिख लेते हैं। बाकी स्रोत वगैरह हम देख ही चुके हैं कि किन किन माध्यम से हमें चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम कुछ पृष्ठभूमि ऐसी बना लेते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि चाणक्य ने उसको जो उसकी छोटी अवस्था थी, युवावस्था में उसको खरीद लिया था। वापस उसको ले जाते हैं वो तक्षशिला, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए। ये सारी जानकारी मिलती है हमें, मगर हमें उसके माँ बाप का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वो शूद्र थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो एक पृष्ठभूमि हम बना लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें इसका कार्यकाल रहता है 322 से 298 ईसा पूर्व। 322 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इसमें बना लेते हैं हम परिचय। उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी सेल्यूकस से युद्ध होता है वो पढ़ेंगे। सेल्यूकस से युद्ध व संधि। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका साम्राज्य। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है इसका धार्मिक जीवन, ठीक है, धार्मिक जीवन। और फिर अंत। ये बेसिक से पॉइंट्स है जिनके माध्यम से हम अपना चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके परिचय में प्रारंभिक जीवन को देख लेते हैं। जो प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक जीवन की हमें ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है ज्यादा। हमें ये पता चलता है कि चाणक्य जब इसको ले गया था तब यह राजकीलकम खेल खेल रहा था। राजकीलकम खेल मिलता है जिसमें राजा मंत्री होने का अभिनय किया जाता है। ये जब चंद्रगुप्त खेल रहा था तब चाणक्य इसकी प्रतिभा को पहचानता है, ठीक है। तो राजकीलकम खेल खेलते हुए देखता है और फिर इसको ले जाता है तक्षशिला में शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रारंभिक जीवन में। कुछ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है वो इसे शूद्र उत्पत्ति मानते हैं, शूद्र संतान मानते हैं। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए मानते हैं क्योंकि जो चंद्रगुप्त था ये जैन धर्म अपना लेता है, ठीक है। जैन धर्म अपना लेता है, इसलिए ब्राह्मण धर्म अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और इसे शूद्र कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म है, ये इनको कहते हैं क्या, क्षत्रिय। क्षत्रिय कहते हैं। वो बताते हैं कि जो कपिलवस्तु में पिपलीवन के मौर्य थे, पिपलीवन के मौर्य, ठीक है। पिपलीवन के मौर्य थे, उन्हीं का वंशज था कौन, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये क्षत्रिय मानते हैं। ऐसी ऐसी संकल्पनाएं मिलती हैं हमें, परंतु हम स्पष्ट कुछ कहने से बचते हैं क्योंकि हमें पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये अपने हित के आधार पर कहते हैं, ये अपने हित के आधार पर कहते हैं।
इसलिए इनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इनको ले जाया जाता है तक्षशिला, तक्षशिला से फिर बाद में अपन ने देखा कि नंद वंश के पतन के लिए आते हैं कौन, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों साथ में। ठीक है, तो ये कहानी हम सारी सुन चुके थे। अब इसके बाद हम सेल्यूकस से युद्ध की जानकारी लेंगे कि सेल्यूकस से युद्ध हुआ तब क्या क्या हुआ होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चंद्रगुप्त के समय की, सेल्यूकस निकेटर था, जो सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर था सिकंदर, उसका उत्तराधिकारी रहता है सेल्यूकस। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्यूकस को देख लेंगे हम, अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी है। ठीक है, अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी रहता है यह मध्य एशिया में, बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है इसका, इसलिए यह इसको लगता है कि चंद्रगुप्त का इसको पराजित कर पाना मुश्किल रहता है। इसलिए इनके बीच में 305 बीसी में, 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ी सेना के साथ सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है और इसके साथ संधि करता है। अब इससे जो संधि होती है, इससे संधि की 3 शर्तें रहती हैं। संधि की 3 शर्तें, 3 शर्तें कौन कौन सी? सबसे पहली चीज शर्त तो रहती है कि इसमें 3 समझौते होते हैं एक हिसाब से कि ये सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवाता है, हेलेना कार्नेलिया, हेलेना कार्नेलिया का विवाह करता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, हेलेना कार्नेलिया का विवाह कर लेता है, इसको 4 राज्य के हिस्से देता है, 4। ठीक है, 4 हिस्से कौन कौन से देता है? एक एरिया, अराकोसिया, एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया, जड्रोसिया और चौथा इधर लिख देता हूं पेरिपेनिसडाई। ये जो 4 क्षेत्र रहते हैं ये देता है कौन? जो सेल्यूकस था, ये हार के बदले में ये 4 क्षेत्र देता है। इनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखें तो एरिया हेरात का राज्य रहता है, जिसको अभी वर्तमान में हेरात कहा जाता है, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। अराकोसिया कंधार रहता है, ठीक है, कंधार। जड्रोसिया मकरान तट रहता है, मकरान तट ओमान के आसपास का एरिया रहता है। और पेरिपेनिसडाई रहता है काबुल, जो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है ये। ठीक है, तो ये मध्य एशिया का जो क्षेत्र है ये दिया जाता है, एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया और पेरिपेनिसडाई। ये पूछ लिया जाता है कि इनके वर्तमान नाम क्या है या फिर मैचिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 फायदे होते हैं किसके? एक तो हेलेना से शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, इसकी लड़की सेल्यूकस निकेटर की रहती है। और 4 क्षेत्र दिए जाते हैं जिसमें एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया और पेरिपेनिसडाई, ये 4 क्षेत्र दिए जाते हैं। ठीक है, हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल, इन 4 क्षेत्रों से मध्य एशिया में चंद्रगुप्त मौर्य की स्थिति और मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है, उसके क्षेत्र में और विस्तार होता है। ठीक है, ये हो गया। बदले में क्या होता है? बदले में जो तीसरी चीज होती है, तीसरी चीज, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी देता है। ठीक है, 500 हाथी देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 500 हाथी देता है किसको? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, ये सेल्यूकस से युद्ध के परिणाम रहे कि क्या क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, अपन ने देखा कि अलेक्जेंडर का राजदूत था 305 ईसा पूर्व, 305 बीसी में इनके बीच युद्ध होता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में। इसमें क्या क्या होता है? सेल्यूकस अपनी बेटी का विवाह, हेलेना का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि बाद में हेलेना से ही बिंदुसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ विद्वान अलग मत देते हैं कि दुर्धरा से होती है। ये अलग अलग नाम मिलते हैं, इनकी पुष्टि नहीं हो पाई अभी तक। 4 क्षेत्र देता है, कौन कौन से? एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया और पेरिपेनिसडाई, ये 4 क्षेत्र मिलते हैं। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी देता है सेल्यूकस को। ये बेसिकली चीज हमने देखी कि किस इस युद्ध में क्या क्या परिणाम मिले हमें। अब हम इसके साम्राज्य की बात करते हैं।
हम कल डिस्कस किया था कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई है जिसको पाने के लिए मुगल और अंग्रेज रोते थे, ठीक है, जिसको इतना प्राचीन भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना बहुत बड़ी बात रही उस समय कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, ठीक है। तो इसलिए उसके साम्राज्य का विस्तार हमें देखना पड़ेगा। जब इसके साम्राज्य को हम चार सीमाओं में बांटते हैं, तब हम देखते हैं कि इसका पूर्वी हिस्सा रहता है, ये महास्थान अभिलेख से पता चलता है। महास्थान अभिलेख कहां? बंगाल में। महास्थान अभिलेख बंगाल में मिलता है। इसमें बेसिकली ये अभिलेख रहता है और इसमें पता चलता है जो अकाल आए थे, अकाल संहिता के बारे में बताया गया है। अकाल संहिता के बारे में बताया है कि किस जो अमात्य रहेंगे वो किस किस चीजों की व्यवस्था करके रखेंगे, ठीक है। तो अकाल से रिलेटेड है महास्थान अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था। बंगाल क्षेत्र इसी में शामिल हो गया, मतलब पूर्वी सीमा बंगाल तक सुनिश्चित हो जाती है। जो पश्चिमी सीमा हम देखते हैं, जेड्रोशिया, अराकोशिया, मतलब मध्य एशिया तक, मध्य एशिया पश्चिमी सीमा स्थापित हो गई। इधर अपन देखते हैं गांधार, तक्षशिला तक, ठीक है। तक्षशिला मतलब कश्मीर के एरिया में। और दक्षिण में हम देखते हैं कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला आता है, जहां पे ये संलेखना लेने जाते हैं, जहां पे अंत होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वो खुद के ही एरिया में जाएंगे अंतिम संस्कार, खुद का अंत करने के लिए या संन्यास लेने के लिए, समाधि लेने के लिए। तो कर्नाटक के क्षेत्र तक विस्तृत था। इससे हमें पता चलता है कि एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखना, एक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करना काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत बड़ी सेना का संचालन किया गया होगा चंद्रगुप्त के द्वारा, बहुत बड़े प्रशासन का उपयोग किया गया होगा, ठीक है। तो ये तभी संभव हो सका जब प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया हो, या फिर एक ऐसी सेना जिसको संचालित करने की उनमें क्षमता रही होगी। तो ये बेसिकली हमने देखा कि साम्राज्य विस्तार किस तरीके से रहा। तो अब हम आगे देखते हैं कि इनकी धार्मिक नीति किस तरीके की थी। जब हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो इनके प्रारंभिक जीवन में हमें इनके धार्मिक दृष्टिकोण का अभाव मिलता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्टार्टिंग में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहे होंगे, स्टार्टिंग से ब्राह्मण रहे होंगे, या फिर ऐसा अभाव मिलता है कि इसकी कोई जानकारी नहीं है स्पष्ट रूप से। जब आगे बढ़ते जाते हैं हम इसमें, तब हम देखते हैं कि जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। अब भद्रबाहु के नेतृत्व में ऐसे दीक्षा लेते हैं कि मगध में 12 साल का अकाल पड़ता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य असहाय होते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं अपने लोगों के लिए, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और ऑब्वियसली चाणक्य ने बहुत रोकने की कोशिश की होगी, परंतु जब वह परेशान हो जाते हैं, 12 साल के अकाल से कुछ कर नहीं पाते हैं, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में अपन ने देखा दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, और वहीं पर जैन धर्म के माध्यम से वो संलेखना लेते हैं, ठीक है, संलेखना या संथारा, संलेखना लेते हैं या संथारा लेते हैं। संलेखना आई होप आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान लें कि संलेखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैन धर्म में, जैन रिलीजन में, जिसमें अन्न जल, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु नजदीक है, तपस्या करते करते, तब वो अन्न जल त्याग देता है और समाधि के स्वरूप में चला जाता है, और अपने जीवन को, अपने कर्मों को समाप्त कर लेता है। वही संलेखना प्रोसेस रहती है। संलेखना अपन ने जैन धर्म में भी पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि संलेखना को 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था कि इसको एज अ सुसाइडल फॉर्म में रखा गया था कि ये एक तरीके से सुसाइड है। परंतु फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कहा गया कि भाई किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है, इसीलिए संलेखना को फिर से चालू कर दिया गया, ठीक है। तो यही माध्यम रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का अपने जीवन को समाप्त करने का, ठीक है। संलेखना ले ली थी उन लोगों ने, और वापस भद्रबाहु आते हैं। इसी के समय
जो फर्स्ट जैन संगीति, चंद्रगुप्त मौर्य के समय फर्स्ट जैन संगीति होती है, ठीक है, जैन संगीति होती है। इसका समय रहता है, आई होप कि वहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वहां पे उपस्थित नहीं होंगे, और वो रहे होंगे दक्षिण में, ठीक है, जहां श्रवण बेलगोला में, इसलिए उनकी उपस्थिति का कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है। फर्स्ट जैन संगीति होती है, ठीक है, कहां पर होती है? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होती है। और अध्यक्ष कौन रहते हैं? स्थूलभद्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र होते हैं, स्थूलभद्र होते हैं। और इसी में ही जब भद्रबाहु लौट के आते हैं, कर्नाटक से वापस आते हैं श्रवणबेलगोला से, तब जैन धर्म में डिवीजन हो जाता है, जैन धर्म में बंटवारा होता है किस रूप में? दिगंबर और श्वेतांबर में, दिगंबर और श्वेतांबर। इसके बारे में ये पता चलता है हमें कि दिगंबर के अनुयायी थे वो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर हो गए, और श्वेतांबर हो गए कौन? स्थूलभद्र के अनुयायी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें जानकारी मिलती है कि ये किस धर्म का इनको मानते थे ये, ठीक है। ये हमने देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य इनका अंत हो चुका है, क्योंकि अपन ने संलेखन प्रोसेस देख ली है, ठीक है। तो ये सब जानकारी हासिल की हमने कि किस माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन को क्या क्या जानने को मिला। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ने को इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे बिंदुसार, क्योंकि आज मेरा टारगेट था बिंदुसार कंप्लीट करने का। तो बिंदुसार पढ़ते हैं। जब हम बिंदुसार के बारे में बात करते हैं तो हमें एक कहानी मिलती है कि बिंदुसार किस तरीके से पैदा हुआ या उसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। बिंदुसार जब नाम पड़ा तो मैंने जैसा कि अभी आपको पहले बताया कि कुछ जो साहित्य है वो बताते हैं कि ये हेलेना का पुत्र था, कुछ बताते हैं कि ये दुर्धारा का पुत्र था। दुर्धारा नाम की जो महारानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी, रानी थी, उनसे उत्पत्ति होती है। तो एक कहानी मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शिक्षा की अवस्था में थे, युवावस्था में थे, तब से बचपन से ही जो कौटिल्य थे उनको स्लो पॉइजन देते थे, थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो और आगे चलकर जब ये भारत का सम्राट बने और इस पर कोई जहर वगैरह दे तो इस पर असर ना करे। इसी वजह से उनको जहर दिया जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाते हैं तो चाणक्य क्या करते हैं, उनको स्लो पॉइजन कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा थोड़ा जहर, और मना करते हैं कि आप किसी के भी साथ भोजन नहीं करेंगे। जब उनकी वाइफ दुर्धारा बहुत इंसिस्ट करती हैं कि मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं खिलाते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुजी मना करते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि वो जबरदस्ती करती हैं और वो खाना खाने लगती हैं। जैसे ही तब गर्भ में बिंदुसार हो रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चाणक्य को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो चाणक्य आते हैं और दुर्धारा का गला काट देते हैं। गला काट देते हैं तो एक बूंद रहती है जो विष की, वो बिंदुसार पेट में रहते हैं तो उसके माथे पे गिर जाती है, तो माथे पे एक बिंदु बन जाता है, बिंदु के साथ ही वो पैदा होते हैं, इसीलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ जाता है। कहानी है, इनका कोई ऐसा वास्तविक प्रमाण ना मिल सकता है ना हमें मिला है अभी तक, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ याद के तौर पे कहानी के रूप में पढ़ेंगे। और कई बार ऐसी कहानी भी मिलती है कि दुर्धरा को जहर हेलेना द्वारा दिया गया था, ऐसी कहानी मिलती है। बाकी इनका क्या प्रत्यक्ष का प्रमाण है अपन को बिल्कुल नहीं मालूम है। तो आइए हम बिंदुसार शुरू करते हैं। जब हम बिंदुसार के बारे में बात करते हैं तो बिंदुसार का कार्यकाल माना जाता है 298 से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। 298 से 272 ईसा पूर्व मिलते हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में गिनी चुनी चीजें रहती हैं हमें जो जाननी रहती है, ठीक है। इनका प्रारंभिक जीवन जानने की अपन को कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पिता का नाम पता है, चंद्रगुप्त मौर्य है, माता का नाम, दो नाम मिलते हैं, दुर्धारा या फिर हेलेना, ठीक है। इनमें से एक कोई भी नाम हो सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए कंफर्म नहीं है ये, अभी ये जानना अपन को जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसके नाम मिलते हैं कि किस पुराण में या किस साहित्य में इसको किस नाम से बुलाया गया, यूनानी शासकों ने क्या कहा, और इसके विदेशी संबंध कहां कहां पर थे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बिंदुसार के नाम क्या क्या मिलते हैं। इसको यूनानी जो साहित्यकार रहते हैं वो कहते हैं इसको अमित्रोचैट्स, अमित्रोचैट्स। संस्कृत में ही इसे अमित्रघात कहा गया है,
अमित्रघात मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं को समाप्त करने वाला। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक है। जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन। बेसिकली यही नाम है जो मिलते हैं किसके? बिंदुसार के। और इसके इतर हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर में जब भी पूछा जाता है कि भाई जैन साहित्य में क्या कहा गया है बिंदुसार को, वायु पुराण में क्या कहा गया है, ये यूनानी साहित्यकार क्या कहते हैं बिंदुसार में। ठीक है। अमित्रघात या अमित्रोचेट्स, इससे बाहर कोई नाम नहीं आता है बिंदुसार का। अब हम देखते हैं बिंदुसार ने जो जहां जहां से बिंदुसार के दरबार में राजदूत आए उनके बारे में देखते हैं। बिंदुसार का पत्र लेखन दो देशों के साथ देखा गया है कि बिंदुसार एक तो सीरिया के राजा के साथ पत्राचार में था, दूसरा तुर्मय के राजा के साथ। सीरिया और तुर्मय या फिर मिस्र, तुर्मय या मिस्र, इजिप्ट कहते हैं जिसको। सीरिया और तुर्मय के राजा के साथ। जो सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा एंटियोकस, एंटियोकस था। और मिस्र का राजा था टोलेमी फिलाडेल्फस, टोलेमी फिलाडेल्फस। जो एंटियोकस था, एंटियोकस का राजदूत रहता है डायमैकस, जो बिंदुसार के दरबार में आता है, डायमैकस। और इसका राजदूत रहता है कौन? टोलेमी फिलाडेल्फस का डायोनिसियस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ का राजा कौन था, उसने राजदूत किसको भेजा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली ये जानकारी मिलती है कि इनके साथ मित्रता तो थी, परंतु जब बिंदुसार के दरबार में डायमैकस आता है तो डायमैकस से वो पत्र के माध्यम से एंटियोकस को भेजता है कि आप मुझे 3 चीजें भेजो। 3 चीजें क्या क्या मांगता है ये? 3 चीजें मांगता है। सबसे पहली चीज रहती है मदिरा, आपके क्षेत्र की मदिरा। दूसरी चीज क्या रहती है? मीठी अंजीर। और तीसरी चीज क्या रहती है? दार्शनिक। ये 3 चीजों की मांग करता है ये सीरिया के राजा एंटियोकस से। एंटियोकस भी बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने मदिरा और मीठी अंजीर तो भेज देता है, परंतु कह देता है कि हमारे कानून में दार्शनिकों का व्यापार मनाही है, दार्शनिकों का व्यापार हमारे कानून में प्रतिबंधित है, हम इनका व्यापार नहीं करते हैं। तो वो मीठी अंजीर और मदिरा भेज देता है। ये पत्राचार दर्शाता है कि बिंदुसार का इन देशों के साथ काफी अच्छा संबंध रहा होगा, और इसी के माध्यम से जो इसके पिता ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी वो काफी सुचारू रूप से चल रहा होगा। ये बेसिकली हमें इसकी जो विदेश नीति है उससे पता चलता है। अब इसकी धार्मिक नीति से हमें पता चलता है कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय से हमें पता चलता है कि एक पिंगल वत्स जीव, पिंगल वत्स एक जो आजीवक संत थे, ठीक है, ये इसके दरबार में निवास करते थे, ये इनको गुरु मानता था। वो पिंगल वास या पिंगल वत्स ने ही क्या किया था, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक आगे का राजा बनेगा, आगामी राजा अशोक बनेगा। बड़ा भाई सुशिम के होते हुए भी सुशिम को उत्तराधिकारी बनाने वाले थे बिंदुसार, लेकिन इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अशोक राजा बनेगा। ये दर्शाता है कि उस समय आजीवक का कितना प्रभाव रहा होगा, आजीवक संप्रदाय का। बहरहाल हमें ये पता चलता है कि आजीवकों के लिए दान देते हैं बिंदुसार, और कई गुफाएं बनवाते हैं बिंदुसार, किसके लिए? आजीवकों के लिए। तो ये जानकारी हमें इससे पता चलता है कि बिंदुसार का किस धर्म के प्रति आस्था थी। अब अगला देखते हैं हम इसमें कि तक्षशिला का विद्रोह, तक्षशिला विद्रोह होता है, ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह होता है। वहां के अमात्य क्या करते हैं? अमात्य बहुत ज्यादा पैसा लूटने लगते हैं, अमात्य बहुत परेशान करने लगते हैं, ठीक है। तब क्या करते हैं? तक्षशिला में वहां का विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? भेजा जाता है किसे? तक्षशिला में भेजा जाता है, पहले सुशीम को भेजा जाता है। सुशीम वहां पे विद्रोह दबा के आता है, लेकिन थोड़े दिन बाद
विद्रोह फिर से शुरू हो जाता है, विद्रोह फिर से शुरू होता है, ठीक है। तब क्या होता है, फिर भेजा जाता है अशोक के लिए, ठीक है, अशोक को, अशोक वहां का विद्रोह दबा देता है, ठीक है। अशोक इस समय कहां का राजा है, उज्जैनी का या अवंती का राजा रहता है। इसकी जानकारी हमें मिलती है सामंत पासादिका से, सामंत पासादिका बौद्ध ग्रंथ है सामंत पासादिका। एमपीपीएससी पूछ चुका है, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमपीपीएससी में क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं। अशोक अवंती का राजा था, इसकी जानकारी हमें सामंत पासादिका से मिलती है, ठीक है। फिर जब अशोक जाता है तब उसको लौटने में डर लगने लगता है कि कहीं सुसीम उसकी गद्दी ना हड़प ले, इसलिए वापस आता है। फिर उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू होता है, 4 साल का उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, ठीक है। फिर अशोक राजा बनता है। तो ये बेसिकली हमें जानकारी मिलती है कि क्या क्या होता है। एक चीज और प्रशासन की लिख लेते हैं जो इसके समय मिलती है कि बिंदुसार ने 500 लोगों की एक टीम बनाई थी, 500 लोगों की मंत्री परिषद जिसको कह सकते हैं हम, मंत्री परिषद का निर्माण किया। मंत्री परिषद का निर्माण किया कितने लोग, 500 लोग, ठीक है। इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, उसका प्रमुख होता था खल्लटक, ठीक है। खल्लटक इसका प्रमुख होता था। पहले ये किसी नाम का व्यक्ति रहा होगा, बाद में इस पद को ही खल्लटक नाम रख दिया गया, ठीक है। तो इन जो मंत्री परिषद रहती थी 500 लोगों की, उसका हेड होता था खल्लटक। और प्रधानमंत्री किसको बनाया, प्रधानमंत्री शुरुआती चरण में कौन थे, चाणक्य रहे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कौन, राधागुप्त। ऐसा माना जाता है कि राधागुप्त के कहने पर ही चाणक्य को साम्राज्य से निकाला गया था बिंदुसार के द्वारा, ऐसी कहानी मिलती है। बाद में राधागुप्त ही किसकी सहायता करते हैं, अशोक की सहायता करते हैं राजा बनने में, ठीक है। तो ये बेसिकली जानकारी है जो हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ी। अपन ने इसके नाम देखे, क्या क्या नाम थे। अपन ने देखा कि किस तरीके से इसके साम्राज्य का जो विदेशी संबंध था किस तरीके से था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के बारे में देखा, तक्षशिला विद्रोह के बारे में देखा, जिसमें पहले सुसीम जाता है, बाद में जाता है अशोक। अपन ने देख लिया प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, किस तरीके से इसका प्रशासन काम करता था। तो यहाँ पर अपने चंद्रगुप्त और बिंदुसार आज दोनों समाप्त होते हैं। अब कल से शुरू करेंगे हम अशोक के बारे में। अशोक के बारे में कई कहानियां ऐसी मिलती हैं हमें, अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें जानना रहेगा। तो ये सब जानकारी हम हासिल करेंगे कल से, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।